मेरी होने वाली सास शादी से पहले मुझे शॉपिंग कराने के लिए बाजार लेकर गई। उन्होंने मेरी पसंद का शादी का लहंगा मुझे खरीद कर दिया। तभी अचानक शॉपिंग करते हुए मैं वहाँ बेहोश होकर गिर गई। मेरी सास और नंद मुझे हॉस्पिटल ले गईं, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात पता चलते ही मेरी सास और नंद ने मुझे बदकिरदार कहना शुरू कर दिया और फिर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और अपने घर चली गईं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। लेकिन मैंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तो लेडी डॉक्टर ने बच्चे के पिता का नाम पूछा, मगर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा जब अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मेरी हर गलती को मेरे पापा संभाल लिया करते थे। मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिद को पूरा करते थे। पर जो लोग ज़्यादा लाड प्यार में पले होते हैं, ज़िंदगी ऐसे लोगों का बहुत ही कड़ा इम्तिहान लेती है। मेरी मम्मी मेरे पापा से कहा करती थीं कि बेटियों को ज़्यादा सर मत चढ़ाओ, उन्हें उनकी लिमिट में रहने दो। अगर आप ऐसे ही बेटियों से ज़्यादा लाड प्यार करते रहे तो आगे ससुराल में जाकर ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। पता नहीं बेटियों को ससुराल में कैसा माहौल मिलेगा। मगर मेरे पापा कहते थे कि बेटियां तो ससुराल में जाकर अपने आत्मसम्मान को भी मार देती हैं। ससुराल में रचने बसने के लिए न जाने कितने संघर्ष करती हैं, और ये सब तो बेटियों की घुट्टी में ही शामिल होता है। ये सब उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ससुराल की होकर रह जाती हैं। अब जब तक कि अपने माँ बाप के घर पर हैं तो मैं इन्हें कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहता। शादी से पहले इनका जो भी समय है मैं उसे खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद याद कर सकें कि हमने अपने माँ बाप के घर बहुत ऐश किए थे, और शादी के बाद अपने माँ बाप की मोहब्बत को याद करके अपने दिल को ठंडक पहुँचा लिया करें। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नसीब बहुत ही अच्छा होगा। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रही थी जब मेरे भाई की शादी हुई थी। भाभी के आने से घर में रौनक हो गई थी, और उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था। वो कहाँ से आया था, कौन था, किसी को कुछ मालूम नहीं था, मगर हमने सुना था कि वो अपने माँ बाप की तलाश में है। वो मोहल्ले में ही किराए पर रहने लगा था। वहीं उसने अपने लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरती तो वो मुझे देखकर हल्के से ज़रूर मुस्कुराया करता था। मुस्कुराहट से आगे कभी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। कभी कभी मैं सोचती कि अपने पापा से इसकी शिकायत लगा दूं, लेकिन फिर मैं सोचती कि आज तक उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो की नहीं है। गरीब लड़का है, कौन सा उसने मुझसे छेड़खानी की है जो मैं उस बेचारे गरीब की शिकायत लगाऊं। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे। पता नहीं फिर उस लड़के का क्या हाल करते। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गया। उस लड़के को आए हुए 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी थी। मैंने उस लड़के के बारे में सुन रखा था कि वो किसी की नाजायज़ औलाद है, लेकिन मैं कह नहीं सकती थी ये सच है या झूठ। मोहल्ले के लोग आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि इसे मोहल्ले से निकाल दो, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। उस लड़के ने दुकान नहीं खोली थी। उधर मेरी बड़ी बहन किसी लड़के को पसंद करती थी, मगर पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि पापा कहते थे कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मगर मेरी बहन जिद पर आई हुई थी, और जब मेरी बहन ने दुनिया को ही छोड़कर चले जाने की बात कही तो पापा भी डर गए। कुछ भी कहो, पापा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और वो अपनी बेटी से हाथ धोना नहीं चाहते थे। पापा ने हार मान ली। मेरी माँ मेरे पापा को समझा रही थी कि इसीलिए कहती हूँ कि बेटियों को सर पर नहीं चढ़ाया करते। अगर आज उसके दिल में आपका डर होता तो वो कभी आपके सामने ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करती। मेरी माँ की बात सुनकर पापा कहने लगे कि मैं आकाश से बात करता हूँ। आकाश पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही उनकी ये दोस्ती चली आ रही थी। दोनों ने आपस में अपने बच्चों के रिश्ते तय कर रखे थे। पापा कहने लगे कि इस मुश्किल समय में आकाश मेरी मदद ज़रूर करेगा। मगर मेरे पापा भूल गए थे कि अब वो समय नहीं रहा जब लोग दोस्ती पर कुर्बान हो जाया करते थे। अब तो दोस्ती भी मतलब का ही रिश्ता रह गई थी। पापा के दोस्त ने साफ मना कर दिया कि वो अपने बेटे की शादी अब तुम्हारी बेटी से करना नहीं चाहते। जब दोनों बच्चों के रिश्ते तय हुए थे उस समय बच्चे छोटे थे। बात बहुत ही पुरानी हो चुकी है। वैसे भी अगर हम आपस में शादी करते हैं तो ये शादी हमारे रिश्ते पर असर डालेगी, और मैं तुमसे अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता। पापा के दोस्त आकाश ने मीठी मीठी बातें करके इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे पापा को जो इस दोस्ती पर बहुत मान था, बहुत गर्व था, वो टूटकर चकनाचूर हो गया था। पापा अब ज़्यादातर समय चुपचाप रहने लगे थे, और फिर जब मेरी बहन ने घर से भागने की धमकी दी तो पापा ने बहुत ही सादगी के साथ उसकी शादी वहीं कर दी जहाँ वो चाहती थी। मेरी बहन बहुत खुश हुई।
पर वो खुदगर्ज निकली थी। अपने माँ बाप के लिए वो एक ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकी जो उसके काबिल भी नहीं था। जब बहन को विदा किया गया तो माँ ने कहा कि अब से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। जिस लड़के की खातिर तुमने हमारा साथ छोड़ा, अब उसी के साथ रहना। अगर मर भी जाएं तो भी अपने बाप की दहलीज पर मत आना। सारे ख़ानदान में हमारी थू थू हो रही थी। ख़ानदान वाले बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। मेरे पापा बहुत परेशान रहने लगे थे और फिर मेरी बहन शादी के 1 माह बाद ही मायके आकर बैठ गई और रो रो कर पापा से माफ़ियाँ मांगने लगी कि पापा आप मुझे मारते, मुझे कमरे में बंद कर देते, पर उस लड़के से कभी मेरी शादी न करते। उस लड़के ने शादी के 1 हफ्ते बाद ही दीदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि अपने माँ के घर जाओ और उनसे पैसे मांगो और अपने हिस्से की जायदाद भी मांगो। मैं उन पैसों से कारोबार करना चाहता हूँ। जब दीदी ने मना कर दिया तो उस लड़के ने दीदी को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मेरी दीदी के दुख से पापा बिस्तर से जा लगे थे। पापा ने भाई से मशवरा किया और कहा कि इस घर में तुम्हारी बहन का जो हिस्सा बनता है उसे दे दो और उससे कहो कि वो दोबारा कभी अपने बाप को अपनी शक्ल न दिखाए। पापा शायद सोच रहे थे कि अब जब उनकी बेटी की शादी हो ही गई है तो वो किसी तरह अपने घर में खुश रहे। पापा ने और भाई ने दीदी का जो हिस्सा था वो दीदी को दे दिया। दीदी अपने घर चली गई थी। मेरी दीदी का पति भी अब कुछ सुधर गया था। उन पैसों से उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार चलना भी शुरू हो गया था, लेकिन किस्मत की बात कि वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। दीदी रोती बिलखती फिर माँ बाप की दहलीज पर आ गई और पापा के पैरों में बैठ गईं और रोते हुए बोली कि पापा मुझे आपकी बद्दुआ ने सुखी नहीं रहने दिया। रात को मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी बहुत दुखी थी। मैंने दीदी को समझाया कि आप परेशान ना हो, भगवान जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन दीदी कुछ भी हो, आपने जो भी किया बहुत ही गलत किया। जब शादी के शुरू दिनों में ही वो लड़का आपको मारता था और जायदाद लेने के लिए आप पर दबाव बनाता था, तब भी आपको समझ में नहीं आया कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं था। आपने मम्मी पापा की बात न मानकर अपनी जिद में उस लड़के से शादी की थी। आपने ये कैसे सोच लिया कि माँ बाप को दुखी करके आप खुश रहेंगी। जिन माँ बाप ने आपको 22 साल तक अपने सीने से लगाकर पाला, उन्हीं माँ बाप को आपने कुछ ही महीनों की मोहब्बत के लिए त्याग दिया। माँ बाप भले ही अपने मुंह से बच्चों को बद्दुआ ना दें, लेकिन उनका जब दिल दुखी होता है तो ये दुख भरी आहें आसमान को भी हिला देती हैं। मेरी बात सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी थीं। पापा बीमार रहने लगे थे। उनकी नौकरी भी छूट गई थी। पापा ने अपने अकाउंट में जमा पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया था। दीदी का हिस्सा पहले ही दे चुके थे। भाई का हिस्सा भाई को देने के बाद मेरे हिस्से के पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रख दिए और फिर मम्मी ने अपनी एक सहेली के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद था, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का तो किसी और लड़की को पसंद करता है। और जब मम्मी की सहेली को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने मुझे समझाया, शादी से पहले लड़कों को हर लड़की से मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन जब पत्नी घर में आ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ वो अपनी पत्नी के होकर रह जाते हैं। माँ की बातें सुनने के बाद भी मेरा दिल नहीं माना था। न जाने क्या होगा, क्योंकि मम्मी की सहेली के बेटे ने साफ कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो, ये तो तुम्हारी समस्या है। कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आज नहीं तो कल अपनी पसंद की लड़की से शादी करके ही रहूँगा। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन अब मैं अपने पापा को और ज़्यादा दुख नहीं देना चाहती थी, और अगर मैं इस रिश्ते से मना करती तो पापा और भी ज़्यादा टूट जाते। मैं उनसे कैसे कह सकती थी कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। पापा तो यही समझते कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। और एक दिन मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया और उसमें उनकी जान चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ झूठ हो। अभी मेरे पापा उठकर बैठ जाएंगे और अभी मुझे आवाज़ लगाएंगे, अनु मेरे लिए चाय बना दे, अनु मेरे कपड़े प्रेस कर दे। अपने पापा के ज़्यादातर काम मैं खुद ही करती थी, लेकिन मैं अपने पापा को देखती रही। पापा ने आंखें नहीं खोलीं। एक बार अपने पापा के मुंह से अनु सुनने के लिए बेकरार रही, लेकिन पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे। बहुत सारे लोग हमारे घर आ गए थे। लोग तो बस तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कब पापा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मैं और माँ एक दूसरे के गले लगकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। काफ़ी देर तक हम दोनों रोते रहे, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा था। और फिर हमारी गरीबी देखकर मम्मी की सहेली ने भी ये रिश्ता करने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि जब बाप ही नहीं है तो फिर ज़्यादा दहेज भी नहीं मिल सकता।
हालांकि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे थे। मेरी माँ ने अपनी सहेली की बहुत मिन्नतें की कि कुछ तो ख्याल करो, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, इस मुश्किल समय में तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो। पर मम्मी की सहेली ने कहा कि वो बहुत मजबूर है, वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी मजबूरी को समझो, क्योंकि मेरे बेटे ने धमकी दी है कि अगर मेरी शादी आपने अपनी मर्जी से की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और हमारे सिर पर आसमान टूट पड़ा जब हमें पता चला कि हमारे ताया ने धोखे से सारी ज़मीनें अपने नाम करा ली हैं और हमारी बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो मेरी और मेरी दीदी की इधर उधर बदनामी करती फिर रही थीं। वो तो हमारी दुश्मन ही बन गई थीं। बुआ ज़्यादातर मेरे ताया जी की ही बात करती थीं। ऐसे मुश्किल समय में मेरी माँ ने हमारी बहुत हिम्मत बंधाई थी। कहा था कि जो लोग गलत बोलते हैं उन्हें बोलने दो, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उन लोगों से अब रिश्तेदारी ही नहीं रखनी है। वक्त गुजरता गया और मैं एक कंपनी में जॉब करने लगी, क्योंकि घर में पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। मेरी शादी के लिए जो पैसे जमा हुए थे वो कुछ तो पापा के अंतिम संस्कार में खर्च हो गए थे और कुछ अब वो धीरे धीरे खर्च होते चले जा रहे थे। मम्मी से ही पैसे लेकर भाई ने अपना काम शुरू किया था, जिसमें नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा था। भाई भी बहुत परेशान था, लेकिन किस्मत से मुझे जॉब मिल गई थी। मेरे जॉब करने से घर के हालात थोड़े बहुत सुधरने लगे थे। मेरी माँ अब हर वक्त बीमार रहने लगी थीं। दीदी भी हर वक्त उदास और खामोश रहती। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन या तो तलाकशुदा के या फिर दो दो बच्चों के बाप का रिश्ता आता था। हम सब बहुत परेशान थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन हालात थे कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शादी के बाद भाई जब से बीवी बच्चों वाला हुआ था वो अपने ही घर में उलझा हुआ था। माँ कैसी है, बहनों का क्या होगा, उसे कोई चिंता नहीं थी। ऐसे में हम माँ बेटी अकेले रह गए थे। सुबह जब काम पर निकलती तो सबसे पहले अपने पापा की तस्वीर से बातें करती थी। पापा से बातें करके दिल को बहुत सुकून मिलता था और हिम्मत मिलती थी। एक अकेली लड़की का यूँ बाहर जाकर काम करना, वो भी आज के समय में, कोई आसान बात नहीं थी। आते जाते कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता था कि कोई लफंगा रास्ते में मिल जाता और मुझे छेड़कर चला जाता, लेकिन मैं अपने काम से काम रखती थी। ऐसे लड़कों को नज़रअंदाज कर देती थी। और फिर मेरे ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी जब मेरे भाई का एक दोस्त मुझे धमकियां देने लगा। कहने लगा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की, उसकी बात नहीं मानी, तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मुझे धमकाया कि ये बात अगर मैंने किसी को बताई तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं डर गई थी। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। डर के मारे नौकरी छोड़कर घर बैठ गई। नौकरी छूट जाने से मेरी माँ बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने माँ को समझा दिया था कि मैंने एक दो जगह बोल रखा है, जल्द ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरी बहन का एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। मेरी माँ ने हाँ कर दी। दीदी तो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि अब और तमाशा मत बनाओ, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम अकेली कैसे रहोगी। और फिर दीदी की शादी हो गई। इस बार मेरी दीदी का पति बहुत अच्छा आदमी था। मेरी भाभी ने कहा था कि शुक्र है एक बोझ तो कम हुआ। जो पैसे पापा ने शादी के लिए बचा कर रखे थे वो कुछ भाई ने ले लिए थे, ये कहकर कि अनीता की शादी होगी तो मैं दे दूंगा। जब मम्मी ने वो बचे हुए पैसे मांगे तो भाई ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कारोबार में भी घाटा हो गया। जैसे तैसे करके मम्मी ने कुछ पैसे जोड़े थे, कुछ मेरे गहने पड़े थे, उन्हें बेचकर दीदी की शादी हुई थी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन मैं घर का कुछ सामान लेने मार्केट गई हुई थी। घर आने में थोड़ी लेट हो गई थी। गली में अंधेरा बढ़ चुका था। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मुझे उठाकर ले गया। पूरी रात मेरे ऊपर जुल्म करने के बाद वो मुझे मेरे घर के सामने डालकर चला गया था। मैं अपने आप को घसीटती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ का दिल कांप गया था। उन्होंने मुझे जल्दी से सीने से लगा लिया और कहा, तू रात भर कहाँ थी? मैंने तेरे भाई को नहीं बताया, नहीं तो वो घर में तूफान मचा देता। तेरी ये क्या हालत हो गई है? मैंने रोते रोते माँ को पूरी सच्चाई बता दी। मेरी कहानी सुनकर मेरी माँ ने अपने सीने पर हाथ मारा था। मेरे साथ साथ ही रो रही थीं। और फिर मेरी माँ ने जल्दी ही एक जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे और जल्दी शादी तो मेरी माँ भी करना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका था आगे कुछ भरोसा नहीं था कि क्या हो सकता है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो सब जानती हैं कि मेरे साथ क्या हो चुका है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और दोबारा किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। शादी से कुछ दिन पहले मेरी सास और मेरी ननद मेरे घर आई थी कि हम अपनी बहू को शादी की शॉपिंग कराना चाहते हैं।
मैं उनके साथ मार्केट गई और वहाँ शादी की शॉपिंग करने लगी। वापसी पर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चक्कर आ गया। वो लोग मुझे लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते ही मेरी सास ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था। घर आकर उन्होंने मेरी माँ के सामने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये जुल्म किसने किया, क्योंकि उस दिन उस लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मेरी सास ननद ने मुझे हर जगह बदनाम कर दिया कि ये बदकिरदार लड़की है, इसके पेट में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा है। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी थी। अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने ही मुझे बहुत संभाला और कहा, हालात का मुकाबला करना सीखो। ज़िंदगी से हार जाना तो कायरता की निशानी होती है। मेरी बदनामी होने के बाद मेरे भाई और भाभी ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था और अलग अपना घर लेकर रहने लगे थे। माँ ने कहा कि इस बच्चे से छुटकारा पाओ, इसे कब तक अपने पेट में रखोगी। लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसे दुनिया में लेकर आऊँगी। जो कुछ हुआ इसमें इस बच्चे का क्या दोष है। समय धीरे धीरे यूं ही गुजरने लगा था। फिर वो दुकानदार हमारे घर आने लगा जो बहुत पहले यहाँ से जा चुका था। वो बहाने बहाने से खाने पीने का सामान रखकर चला जाता। अब तो लोगों को लगने लगा कि मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसको मना भी किया कि तुम मेरे घर मत आया करो, लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर देता। ज़रूरत का सामान लेकर आता, चुपचाप रख कर चला जाता। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय पास आ गया। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला उस समय कोई नहीं था और फिर वही लड़का जिसका नाम सागर था मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मेरी माँ भी मेरे साथ गई। जब डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है तो वो लड़का आगे बढ़ा और उसकी बात पर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। उस लड़के ने कहा कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। अचानक मेरी माँ ने सागर का गिरबान पकड़ लिया और उसको थप्पड़ मारने लगी। वो चुपचाप मार खाता रहा। मेरी माँ ने कहा, तूने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। मुझे भी सागर से नफरत महसूस हो रही थी। फिर सागर ने कहा, मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ और मैं इस रिश्ते के लिए राजी तो नहीं थे, लेकिन हालात के आगे मजबूर थे। सो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जैसे ही मेरी तबीयत कुछ संभली, सागर के साथ मेरी शादी हो गई। वो मुझे अपने घर लेकर आया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका इतना बड़ा घर था, फिर वो क्यों मेरे मोहल्ले में आकर किराए पर रहता था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। घर के अंदर एक औरत थी जो उसकी माँ थी। वो मेरी तरफ आई। मैंने उन्हें गौर से देखा तो मेरे हैरत की हद न रही। वो तो उसी कंपनी की मालकिन थी जिसमें मैं काम करती थी। वो जैसे ही मेरे पास आई मैं उनसे दूर हो गई। मुझे खुद से ही नफरत महसूस होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा इन्हें देकर मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी, मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। हालांकि सागर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बच्चे का भी बहुत ख्याल रखता, और क्यों ना रखता। उसने खुद ही तो कहा था कि ये बच्चा उसका है। सागर की माँ भी अपने पोते को एक पल के लिए भी खुद से दूर ना करती थीं, जबकि मैं अपने पति की शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी भी सूरत ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। मगर उसने कहा कि मैं पिछले 8 सालों से तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम खुद एक नाजायज़ औलाद हो और अब खुद का बदला तुमने इस तरह लिया कि खुद की औलाद भी नाजायज़ पैदा की। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ। आगे उसकी माँ को कुछ कहती से पहले ही उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास कमरे के दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थीं। सागर बाहर चला गया तो मेरी सास अंदर कमरे में आई। वो बहुत ही प्यार से मुझे अपने पास बिठाकर बोली, अनीता, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, ये सागर हॉस्पिटल से लेकर आया था। एक बात तुम्हें और बता दूं कि मेरा बेटा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उस दिन भी वो अपने चेहरे पर मास्क पहन कर गया था, जिससे कि हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे पहचान न पाएँ। उस दिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था उसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं था। ये सागर की और बच्चे की DNA रिपोर्ट है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा सागर का नहीं। मेरे बेटे ने तो तुम्हारी जान और इज्जत दोनों बचाई है। तुम्हारे इस बच्चे को बाप का नाम दिया, तुम्हें लोगों से बचाने के लिए उसने ये सब झूठ बोला था कि वो इस बच्चे का बाप है, इसलिए तुमसे शादी कर ली और तुम्हें एक इज्जत की ज़िंदगी दी। मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी में नाजायज़ का जो एक कड़वा एहसास है उसको महसूस किया है। जायज़ होते हुए भी नाजायज़ शब्द सुनता चला आ रहा था खुद के लिए। मेरी सास ने कहा कि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत अमीर ख़ानदान से थी। मैं कॉलेज में एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता, लेकिन वो गरीब घराने से संबंध रखता था। वो मुझे समझाता था कि मेरे और तुम्हारे ख़ानदान में बहुत अंतर है, पर मैं अपनी जिद पर आई हुई थी। और जब वो अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया, तब मेरे भाइयों ने उसे खूब बेइज्जत करके घर से निकाल दिया।
मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपने घर को छोड़ दिया और जाकर उसी लड़के से शादी कर ली और उसके बाद हम एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। हमें वहाँ रहते हुए 2 साल गुजर चुके थे। हम ये भूल गए थे कि मेरे घर वाले मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। एक दिन मेरे बाबा ने हम दोनों को पकड़ ही लिया और फिर उन्होंने देखते ही देखते मेरे पति को मेरा पति मेरी आंखों के सामने ही तड़प कर मर गया। एक औरत के लिए उसका पति उसका सब कुछ होता है। मैं उस वक्त तो पेट से थी और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरे घर वाले तो बच्चे को भी उसके बाप के पास पहुंचाना चाहते थे। मैं विधवा तो हो ही चुकी थी, लेकिन अब अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तब मैंने उसे अपनी एक जानने वाली के हवाले कर दिया। वो मेरे बेटे को पालने लगी। मैं अपने घर वालों से छुपकर अपने बेटे से मिलने भी जाया करती थी। मेरा बेटा 15 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक वो औरत कुछ ज़्यादा बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। तब मेरे बेटे को सच्चाई पता चली कि वो उस औरत का अपना बेटा नहीं था। मरने से पहले ही उस औरत ने मेरे बेटे को मेरी फ़ोटो दे दी थी कि तुम्हारी माँ ये है। मेरे बेटे को लगा कि पता नहीं वो किसकी नाजायज़ औलाद है। वो घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला और फिर 5 साल के बाद तुम्हारा पीछा करते हुए वो ऑफिस आया था। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। उस दिन वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया था। वो मेरा बेटा था, पर वो मुझे देखते ही वहाँ से चला गया। लेकिन मैं उसके पीछे पीछे गई और उसे रोते हुए सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा भी मेरे गले लगकर बहुत रोया था। तब से हम माँ बेटे साथ ही रहते हैं। मेरा बेटा आज एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा मिला। जिस दिन तुम्हारे साथ उस लड़के ने ये घिनौना काम किया था, मेरे बेटे को खबर हो गई थी। तुम पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का दोस्त था। अगले ही दिन सागर ने उसे ले जाकर पुलिस के सामने कर दिया और उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने अपने तरीके से उससे सच उगलवा लिया था। आज वो जेल की हवा खा रहा है। आज तुम जिसे नाजायज़ कह रही हो वो मेरी जायज़ औलाद है, मेरे प्यार की निशानी है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरी सास ने बताया कि हॉस्पिटल में तुम्हारी छुट्टी से एक दिन पहले ही तुम्हारी माँ को सागर ने सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो इस शादी के लिए मान गई थी। मेरे बेटे ने बहुत दुख देखे हैं, मगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है। तुम्हारी खातिर वो इस बच्चे को अपना नाम दे चुका है। इसे वो बहुत प्यार करता है और मुझे मेरी बेटी की खुशी में खुशी मिलती है। मैं भी इस बच्चे को अपना पोता मान बैठी हूँ। माँ होने के नाते बस अपने बेटे की खुशियाँ चाहती हूँ। मेरे बेटे को स्वीकार कर लो। अपनी सास की बात सुनकर मैं रोती रही। वो इंसान जिसने मेरे ऊपर इतने एहसान किए थे, मैं उसे गलत समझ रही थी। मैंने अपने पति से और अपने सास से माफ़ी मांगी। सागर ने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी आंखों से आंसू साफ किए और कहा, तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मुझे बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं रोती हुई सागर के सीने से लग गई। सागर ने भी कसकर मुझे सीने से लगा लिया। मेरी शादी को कई साल गुजर चुके हैं। मैंने एक और बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है और आज हम बहुत ही अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।